हूं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द लगने वाले हैं और ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है कि क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। तो डोंट वरी, संडे को एक ऐसी क्लास लेकर आने वाले हैं, एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। यस मेरे भाई, उसमें अपने सारे अनुभव को बताएंगे कि कैसे हमने फिजिक्स में 90 स्कोर किया, यानी 90 अंक कैसे प्राप्त किया। और यही नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट में कैसे अच्छे मार्क अटेंड करना है वो संडे को आपको हम बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बायो सेवर्ट के नियम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट यहाँ बार बार आ रहा था कि सर बायो सेवर्ट नियम पर एक वीडियो बनाइए। तो आज आपके डिमांड पर वो वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच कर लेना मेरे भाई, और वीडियो पसंद आ जाए तो प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहां से देखते हैं कि बायो सेवर्ट नियम होता क्या है। देखिए ऐसे समय में मेरे भाई आपको केवल पढ़ना वही चीजें हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में आने के यानी चांसेस फुल होते हैं। तो यहां से अब क्या करेंगे कि हम जो भी फिजिक्स में हैं यहां उन सभी को जो इंपॉर्टेंट यानी 3 नंबर में 5 नंबर में जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनके क्या करना है, उन सभी को ही हमें देखना है। तो यहाँ से आज देखते हैं कि बायो सेवर्ट नियम होता क्या है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि बायो तथा सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक हैं। बायो और सेवर्ट ने एक धारावाही चालक यानी एक तार को लिया और उसमें धारा प्रवाहित किया, और उस तार यानी तार है उसमें धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इन्होंने यही चीज इसमें प्रयोगों के आधार पर किया, यानी क्या किया कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मान को ज्ञात करने के लिए क्या किया, बायो और सेवर्ट ने एक नियम बताया। और इन्होंने नियम कैसे बताया, उसको एक्सपेरिमेंट यानी अनुप्रयोगों के आधार पर प्रयोग करके वो बताया। इन्होंने क्या बताया कि एक तार इन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने इसमें धारा प्रवाहित किया, और इस तार के कारण इधर चाहे इधर इस बिंदु पर यानी तार से कुछ दूर पर यहाँ बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी चीज के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया। ठीक है ना, समझ में आया चीजें। हमने क्या बताया कि मान लेते हैं जैसे इसमें एक धारा, इसमें क्या इस तार में धारा I बह रही है, और उसके बाद तार की अल्पांश लंबाई, अल्पांश का मतलब होता है मेरे भाई तार की एक छोटे खंड की लंबाई, यानी तार इतना लंबा है इसके एक छोटे टुकड़े की लंबाई यानी क्या है DL। देखिए DL लिखिए दोस्तों या डेल्टा L, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, वही चीज है। अब मान लेते हैं कि जो डेल्टा L इस तार के इस अल्पांश खंड से मान लेते हैं कि r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर बिंदु P है। तो यहाँ से इसके कारण दोस्तों जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डेल्टा B होगा। क्या होगा, डेल्टा B हो गया। और उसके बाद ये जो यानी तार के इसके यानी अल्पांश लंबाई और ये बिंदु P के बीच की दूरी के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब आपको यही ज्ञात करना है कि इस अल्पांश खंड की लंबाई से r दूरी पर बिंदु P पर जो डेल्टा B का मान है वो कितना होगा, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसमें पहला होता है बायो सेवर्ट ने जो बताया दोस्तों, पहला इन्होंने ये चीजें बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है, इन्होंने ये बताया वो क्या होता है, इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। यानी ये कब पता चला, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये बताया कि जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा B क्यों लिखे हैं, क्योंकि तार यानी इसके डेल्टा खंड छोटे भाग की लंबाई इतना है, तो इसके कारण इतना ही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तार जितना बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, इसलिए अगर डेल्टा L के कारण हो रहा है तो इसलिए डेल्टा B लिखा गया है। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा नियम दोस्तों इन्होंने ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अल्पांश लंबाई यानी तार के अल्पांश, अल्प का मतलब आधा, अल्प का मतलब होता है छोटा, अंश यानी हिस्सा, यानी तार के छोटे हिस्से की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। और उसके बाद तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा,
चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इनके बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि ज्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। तो ये बताया। और अगला जो इन्होंने बताया मेरे भाई, वो बताया कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया। यानी 4 चीज़ें इन्हें मालूम पड़ी। कहाँ से मालूम पड़ी, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित किया और तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, यानी तार से दूर कहीं पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है, उसी को इन्होंने ज्ञात किया। अब ये चीज़ें, पहला ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसके कारण जो P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या होता है, पहला धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरा ये अल्पांश यानी अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और तीसरा बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों वो साइन थीटा यानी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा चीज़ ये इन्होंने बताया कि ये इसके बीच की दूरी, यानी यहाँ से इसके बीच की दूरी डेल्टा खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको अगर दोस्तों इन चारों चीज़ों को, यानी इक्वेशन नंबर 1 मान लें, 2 हो जाए, 3 हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे चारों समीकरण को मिलाने पर जब चारों समीकरण को आप मिला दोगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, चारों समीकरण को जब मिला दोगे, अर्थात ये हो जाएगा डेल्टा बी और ये अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद डेल्टा एल साइन थीटा और अपान का आर स्क्वायर। ध्यान देना, चाहे डेल्टा एल लिखिए या डी एल लिखिए, ठीक है ना, है वही चीज़, ये होता है। अब जब इसको हटाएंगे दोस्तों, इसको हटाएंगे, यानी ये अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाया जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा बी और बराबर ये म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही क्या हो जाता है दोस्तों, इसके लिए सूत्र, यही क्या हो जाता है, डेल्टा बी के लिए सूत्र। अब जहां ध्यान दीजिएगा, जहां म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है दोस्तों, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता है। और उसके बाद इसका मान क्या होता है दोस्तों, म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई गुणे 10 के घात -7 हेनरी प्रति मीटर लिखिए या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर लिखिए, ठीक है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर लिखिए, ठीक, या फिर इसको लिखा जाता है हेनरी प्रति मीटर लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी आप मात्रक लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनके मान कई तरीके से पूछा जाता है, अगर म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान पूछ लिया जाए तो 10 के घात -7, ठीक है ना, और उसके बाद या अगर म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान पूछ लिया जाए तो 2 गुणे 10 के घाते -7, फिर या अगर पूछ लिया जाए कि केवल, देखिए अगला तो बता ही दिया है कि यानी म्यू नॉट अकेले का मान अगर पूछ लिया जाए तो 4 पाई गुणे 10 घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हेनरी प्रति मीटर। और अगला पूछ लिया जाए कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो भाई यही चीज़ इसके जब नीचे आएगा तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर म्यू नॉट अपान 2 पाई रहेगा तो 2 गुणे 10 के घाते -7 हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अन्य शानदार टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।